हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा जो सेशन था वो किसका होना है। आज का हमारा सेशन करंट का होना है। तो मैं यहाँ पर आपको 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक की करंट करवा रहा हूँ। 1 से 4 जुलाई तक के आपको यहाँ पे मैं करंट करवाऊँगा। गाइस, ये 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट हुआ है और आगे आने वाले जो भी करंट होंगे साइंस करंट वो वीकली करंट होंगे। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक की आपकी वीडियो आएगी। गाइस, आप लोग व्यू नहीं करते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं और कल की क्लास के लिए सॉरी। जो सैटरडे को क्लास आनी थी वो नहीं आ पाई, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था और लाइटनिंग की भी प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं दे पाया। उसके लिए सॉरी गाइस, बट आगे ऐसा नहीं होगा, इस बात का मैं ध्यान रखूँगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज करंट का सेशन है, तो उस सेशन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो रिसेंटली साइंस से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ है। कौन सा? गैस लीक इन विजाग फार्मा। जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स कौन से होते हैं भाई? जहाँ पर दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ऐसी कंपनियाँ जहाँ पर क्या बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? फार्मास्यूटिकल्स। और गैस लीक हुई है, वहाँ पर गैस क्या हुई है? लीक हुई है विजाग के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर हुई है? सेन्योर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है? सेन्योर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एक प्राइवेट कंपनी थी सेन्योर लाइफ साइंसेज के जीव विज्ञान के नाम से। वहाँ पर कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी, जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी विशाखापट्टनम में। तो आपको पूछा जा सकता है कि विजाग जो गैस लीक हुई थी, ठीक है, वो कहाँ पर हुई थी? विशाखापट्टनम में। उसका नाम क्या था? सेन्योर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड था, या फिर कौन सी सिटी थी? जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी। गाइस, इससे संबंधित एक बात हमेशा याद रखना, मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था 1986 या 79, ऐसी कुछ बात है वो। उसके अंदर आपको केमिकल पूछा जाता है आइसोसाइनाइड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। कौन सा केमिकल वहाँ पर रिलीज़ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे गाइज, वहाँ पर क्या रिलीज़ हुआ था? आइसोसाइनाइड। मध्य प्रदेश जो गैस ट्रेजेडी थी वो वहाँ पर क्या रिलीज़ हुआ था? आइसोसाइनाइड रिलीज़ हुआ था। पर यहाँ पर जो रिलीज़ हुआ है गाइज, यहाँ पर जो चीज़ निकल के आई है वो क्या निकल के आई है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या निकल के आया था? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपसे कोई पूछ ले हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला, जो इसका आणविक सूत्र है, मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है? H2S है। क्या है गाइज? H2S है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ तथ्य हम जानते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ तथ्य को हम जानेंगे। तो पहला तथ्य, ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस। कैसा होता है? रंगहीन, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता। दूसरा, इसका जो स्मेल होती है, फाउल स्मेल या फाउल ऑडर, ऑडर शब्द का मतलब होता है गाइज स्मेल, गंध। जो इसकी गंध होती है गाइज वो कैसी होती है? बहुत भद्दी सी होती है, तीखी सी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये कैसा होता है? पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। तीसरी बात, कोरोसिव। कोरोसिव क्या होते हैं? कोरोसिव उन पदार्थों को कहते हैं जो जला देते हैं। क्या करते हैं? जो जला देते हैं, जलन। जिन पदार्थों को हमारी त्वचा पर टकराने से क्या हो, हमें जलन महसूस हो, उन्हें कोरोसिव कहा जाता है। मतलब देखो, कोरोसिव शब्द कहाँ से बना? कोरिजन से बना। कोरिजन का मतलब होता है किसी भी धातु की, किसी भी मेटल की जो अपर लेयर है, ऊपरी परत है, किसी भी धातु की जो ऊपरी परत है उसका खराब हो जाना। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी, नमी और ऑक्सीजन की मौजूदगी से वो क्या कहलाता है? कोरिजन। तो वैसे ही हमारी त्वचा पर क्या करना? जलन महसूस होना क्या होता है? कोर्सिविटी कहलाता है। कोर्सिव प्रोड्यूशन है। फ्लेमेबल, मतलब ज्वलनशील होती है। फ्लेमेबल, जब ये जलती है तो क्या है? लपटें उठती हैं। ठीक है, फ्लेम को हिंदी में क्या कहते हैं? लपट कहते हैं। तो क्या होता है जब ये जलती है तो क्या होता है? लपटें उठती हैं। इफेक्ट आइज, ये किस किस को प्रभावित कर सकती है? आंखों को प्रभावित करती है, नाक को प्रभावित करती है। सीधी सी बात है यार, कोई भी तीखी चीज़ हो जिससे हमारी, मतलब जो कोई पेंजेंट चीज़ होगी जिसकी स्मेल तीखी होगी वो हमारी आंखों को हमेशा क्या करती है? इफेक्ट करती है। थ्रोट को, गले को भी करती है, लंग्स को, फेफड़ों को। अगर इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाए तो किसको इफेक्ट करती है? ब्रेन को। ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है और उससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, इंसान मर भी सकता है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, याद रखना गाइज, हम जो टॉयलेट, हमारा जो टॉयलेट होता है, यूरिन होता है, मतलब जो टॉयलेट्स होते हैं, जो क्या होते हैं? टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पर भी पंजेंट की बात आई तो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, वहाँ पर किसकी मौजूदगी होती है? अमोनिया की।
वहाँ पर कई बार पूछा जाता है टॉयलेट्स के अंदर एक बहुत तीखी गंध आती है, और कई बार तो ज़्यादा मात्रा में अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो वहाँ पर मतलब एक तीखा सा जलन से हमारी आंखों में भी हो सकती है और तीखी स्मेल आती है, वो किसकी होती है? अमोनिया की होती है। ये ध्यान रखेंगे, वहाँ पर किसकी स्मेल होती है? वो अमोनिया की होती है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये भाई पानी और तेल में घुल सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो पानी और तेल दोनों के अंदर घुल सकता है, और ये हवा से क्या होता है? भारी होता है, हवा से भारी होता है। ये कब होता है भाई? जब किसी भी धातु को हम रगड़ते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनका मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होता है? और से धातु को बनाना, और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, किसी अयस्क से शुद्ध धातु को बाहर निकाल के लिए क्या कहलाता है? मेटलर्जी। और मोस्टली जो सल्फाइड्स हो रहे हैं वहाँ पर मेटलर्जी के दौरान क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। और ये मौजूद कहाँ होती है? वोल्केनिक गैस, जो ज्वालामुखी के दौरान जो गैसें बाहर निकलती हैं उनके अंदर क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद होती है। नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस होता है उसके अंदर मौजूद होती है। कई बार वही मैंने कहा ना, अमोनिया, जहाँ पर गंदा पानी खड़ा होगा वहाँ पर भाई यूरिन है। देखो, अगर दो चीज़ें यहाँ पर समझना, अगर गंदा पानी है, सिर्फ गंदा पानी है, तो वहाँ पर किसकी मौजूदगी हो सकती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की। पर अगर उस गंदे पानी के अंदर यूरिया की मौजूदगी है, किसकी मौजूदगी है गाइस? यूरिया की। ये बात समझना, अगर उस गंदे पानी के अंदर किसकी मौजूदगी है? यूरिया की। अगर उस गंदे पानी के अंदर यूरिया मौजूद है तो वो क्या करेगा गाइस? वहाँ पर अमोनिया की मौजूदगी होगी। वहाँ पर जो क्या है प्रोड्यूस होगी, जो गैस बन रही होगी, वो कौन सी बन रही होगी? अमोनिया। तो ये बात ध्यान रखना, अगर यूरिया उस पानी के अंदर मौजूद है तो अमोनिया बन रहा होगा, और सिंपली अगर गंदा पानी है तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं गाइज, इसके यूज़ देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे लिए हानिकारक है, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइज इसका पहला फ़ायदा, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ़र बनाने में। क्या क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ़र बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स, जो क्या होते हैं? कीटनाशक। क्या होते हैं? कीटनाशक होते हैं। चमड़ा उद्योग जो होता है, लेदर इंडस्ट्री होती है, डाई बनाने में। डाई, वो कहते हैं ना, गोदरेज लगाओ और काले बाल पाओ। जो गोदरेज है, ठीक है, जो गोदरेज है वो डाई, ऐसी डाई मतलब रंगाई पुताई, ठीक है। आजकल तो बालों को भी रंगाई कर लेते हैं, पहले कपड़े रंगाई होते थे। तो जो डाई बनाई जाती है वो किसकी मदद से बनती है? हाइड्रोजन सल्फाइड से बनती हैं। फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाइयाँ होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? अगली बात, जो न्यूक्लियर प्लांट होता है, क्या होता है? न्यूक्लियर, जो नाभिकीय संयंत्र होता है। क्या होता है? नाभिकीय संयंत्र। आपको पता है नाभिकीय संयंत्र के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, संयंत्र के अंदर क्या होता है भाई? आपको सबको ज़्यादातर को पता होगा कि यूरेनियम को तोड़ा जाता है। एक बड़े अणु को तोड़कर एक लार्ज एटम को तोड़कर स्मॉल एटम्स बनाए जाते हैं, और वहाँ पर न्यूट्रॉन निकलता है। ये एक प्रोसेस है जो मैं आपको क्लासेस में बता दूंगा, वैसे थोड़ी सी समझ लीजिए। होता क्या है कि एक्चुअली एक, जैसे मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? न्यूट्रॉन निकल के आएंगे, और ये न्यूट्रॉन फिर क्या करेंगे? आगे और एटम को तोड़ते जाएंगे और न्यूट्रॉन निकलते चले जाएंगे, ठीक है। अगर ये कंट्रोल्ड वे में होता है, ये कि कंट्रोल्ड वे में होता है, इसी तरीके की रिएक्शन से क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अब जहाँ पर देखो गाइस, हुआ क्या, एक बड़े परमाणु को छोटों में तोड़ा गया और वहाँ पर क्या निकल कर आया? न्यूट्रॉन निकल कर आया, ठीक है। न्यूट्रॉन की वजह से क्या हुआ? वहाँ पर भाई जो न्यूट्रॉन निकल के आया, तो बड़ा परमाणु जब छोटे में टूटता है तो क्या निकालता है? ऊर्जा निकालता है। अब वो ऊर्जा जो निकलती है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है, हीट की फॉर्म में निकलती है। और अगर कोई चीज़ गर्म होगी तो उसे ठंडा भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हैवी वाटर एज ए कूलेंट। किसके लिए? ठंडा करने के लिए। और इसको बनाने में किसकी मदद ली जाती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की मदद ली जाती है। किसकी मदद ली जाती है गाइस? हाइड्रोजन सल्फाइड की मदद ली जाती है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नमामि गंगे। अगला प्रोजेक्ट क्या है? नमामि गंगे। सब जानते होंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट किस लिए तैयार किया गया था? जो हमारी माँ है, गंगा मैया है, ठीक है। अरे यूपी वाले बोलते हैं गंगा मैया, चलो हम तो सिर्फ बोल लेते हैं गंगा का पानी शुद्ध है। वो तो बेचारा शुद्ध बचा नहीं है, वहाँ पर सीवेज का पानी मिल जाता है। तो हर हर गंगे, ठीक है। तो उस गंगा मैया को बचाने के लिए क्या एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था? नमामि गंगे, ठीक है।
अब हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए 5 साल के लिए लोन दिया है। कितना? 3000 करोड़ का, $400 मिलियन का उस पर क्या दिया है गाइस? लोन दिया है। 3000 करोड़ का $400 मिलियन का लोन दिया है किसे? नमामि गंगे प्रोजेक्ट को। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट किसके तहत? द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक शब्द पे ध्यान देंगे, जो दूसरा है नेशनल गंगा रिवर जो बेसिन है, जो गंगा नदी के घाट हैं उनके प्रोजेक्ट के तहत जो दूसरा प्रोजेक्ट है, उसके लिए मतलब पहला हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया गया है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट विच हेल्प सेट अप द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये क्या किया है इसने? एक नेशनल मिशन बनाया है। किसको साफ करने के लिए? गंगा को साफ करने के लिए एक एजेंसी के रूप में बनाया है। ठीक है, ये क्या क्या करेगा गाइस? रिवर को, नदी के ऊपर ध्यान देगा और फाइनेंस करेगा किसको? सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज का पानी कौन सा होता है? जो गटरों का पानी होता है उसे क्या कहा जाता है? सीवेज वाटर कहा जाता है। जो गटर का पानी होता है गाइस उसे क्या कहा जाता है? सीवेज वाटर कहा जाता है। ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाएगा? इसके ऊपर पैसा लगाया जाएगा। ठीक है, और जो है शहर के वासी बड़े खुश मिजाज होकर पानी पीते हैं, वो भी कहाँ पर ट्रीट होकर आता है? यही पानी एक सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में जाता है और हमें वापस सप्लाई कर दिया जाता है साफ़ करके। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अब उस पानी को साफ़ करके गंगा में छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसके इलाज के ऊपर बात चल रही है। आपने सुना होगा सिस में कोई नाला था यूपी का, उसे जल्दी ही इसको छुटकारा दिलाया गया है गंगा को। पिछली बार 4535 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक ने दिए थे। कब तक? दिसंबर 2021 तक। किसके? फर्स्ट फेज़ के लिए। फर्स्ट फेज़ के लिए कितना दिया था? 4535 करोड़ रुपए। ये आप ध्यान रखेंगे कितना दिया। अब तक 313 प्रोजेक्ट के लिए कुल कितना? 25,000 करोड़ सैंक्शन हो चुका है। नमामि गंगे के तहत 313 प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ सैंक्शन हो चुका है। ठीक है, तो सेकेंड फेज़ के अंदर क्या क्या है तो एक बार ये देखेंगे। जो रिवर बेसिन है उनके ऊपर काम करने का मुख्य ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ यमुना और काली, वैसे काली तो हमारे यहाँ पर लोकल नाम होता है। ठीक है, काला और काली बड़े प्यारे नाम दिए जाते हैं बच्चों के। ठीक है, बट ठीक है जो भी है तो चलिए, यमुना और काली जो इसकी ट्रिब्यूटरी होती हैं, सहायक नदियाँ, उन सहायक नदियों को भी साफ़ करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। साथ के साथ सेकेंड फेज के लिए $150 मिलियन। ठीक है, चलो गाइज आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे बता देना एक बार आदो कितनों को पता है कि मिलियन का मतलब कितना होता है। ठीक है, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, एक बार ज़रूर कमेंट करें। आप कमेंट नहीं करते यार, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या मेरे साथ मज़े ले रहे हो क्या? ठीक है, फॉर 3 न्यू हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट्स कहाँ पर चलाए गए हैं हाइब्रिड प्रोजेक्ट? आगरा में, मेरठ में और सहारनपुर में। ध्यान रखेंगे कहाँ पर? आगरा में, मेरठ में और सहारनपुर में, 3 जगह पर ये प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। ठीक है, सहारनपुर के आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, तो आगे समझेंगे इस चीज़ को। इसके अलावा कुछ हेड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इंप्रूविंग इन्वेस्टमेंट, रिसाइलेंस टू कोविड-19 लाइक इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, इसके तहत जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हैं या फिर इंप्रूविंग इन्वेस्टमेंट, रिसाइलेंस है कोविड-19 जैसे इमरजेंसी के लिए, वहाँ पर भी ये काम अर्बन लोकल बॉडीज़ और प्रोग्राम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ये सारी यूनिट्स मिलकर वहाँ पर क्या करेंगी? काम करेंगी। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं था। ठीक है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, नमामि गंगे। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन और है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया जाता है आपको, नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था। तो गाइज अगला हमारा टॉपिक आता है स्वाइन फ्लू। अरे वाह, स्वाइन का मतलब होता है सुअर। ठीक है, अरे वाह, वैसे तो पता है कई बार घरों में ये शब्द सुनने को मिल जाता है हम जैसों को। ठीक है, बट ठीक है जो भी है, स्वाइन फ्लू। अब हुआ क्या भाई, चाइना बहुत प्यारा देश है, चाइना के अंदर हर प्रकार के जीव को खा लिया जाता है, तो वहाँ पर स्वाइन का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कहा जाता है कि चाइना की ऐसी कोई डिश नहीं है जहाँ पर सुअर के गोश्त का, पोर्क, इसे पोर्क बोला जाता है, सुअर का जो गोश्त होता है, ठीक है, उसे पोर्क बोला जाता है, पोर्क का इस्तेमाल ना हो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो वहाँ पर एक नई खतरा आ गया, एक वायरस तो उन्होंने अभी भेज दिया था, कोविड, अब वो दूसरे की तैयारी चल रही है। चलो पढ़ते हैं क्या बात है भाई। चाइना ने एक प्ले डाउन किया है। ठीक है, प्ले डाउन किया है, क्या हुआ मतलब एक नया स्वाइन फ्लू स्ट्रेन वहाँ पर आया है। स्ट्रेन का मतलब होता है उसका डेवलपमेंट होना।
ठीक है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये स्ट्रेन शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ होता क्या है। देखो गाइस, ऐसी कुछ संरचना होती है आपकी डीएनए की। देखो ऐसी इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी है नहीं, थोड़ा सा समझ लेना। तो ये अलग अलग हिस्से हैं। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये क्या है, 2 स्ट्रैंड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, स्ट्रैंड कहते हैं। तो एक नया स्ट्रैंड डेवलप हुआ है, एक नया स्ट्रैंड डेवलप हुआ है। इनके अंदर कुछ बॉन्डिंग होती हैं, एडिनो, ठीक है, जो इनके प्रोटीन्स हैं ये पेंटोज शुगर के बने होते हैं, वो सारी चीज़ें डीएनए जो क्रिक और वाटसन का मॉडल था उसके अंदर आपको पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे कि क्या था। तो क्लासेस को आप देखते रहेंगे। इस नए वायरस का नाम क्या है, G4EA-H1N1। तो क्वेश्चन क्या बना, H1N1 किसके लिए है, स्वाइन फ्लू के लिए। स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा वायरस जिम्मेवार होता है, H1N1। उसका नया मॉडिफाइड फॉर्म कौन सा है, G4EA, ठीक है। H5N1 किसके लिए होता है, H5N1 बर्ड फ्लू के लिए होता है, याद रखना, H5N1 बर्ड फ्लू के लिए होता है। G4EA-H1N1 किसके लिए आया है भाई, स्वाइन फ्लू के लिए आया है। किससे फैलता है, स्वाइन से। स्वाइन का मतलब सुअर। कहाँ से है, चाइना के अंदर ये चल रहा है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर मोस्टली जो 40% जो पॉपुलेशन है वो इससे इफेक्ट हो चुकी है, सूअरों की, इंसानों की नहीं, ठीक है। द G4 वायरस मैंशन द किसके अंदर रिपोर्ट, रेलेंट रिपोर्ट कहाँ पर दी गई है, H1 वायरस विच कॉज्ड ए फ्लू पेंडेमिक इन 2000। H1N1 वायरस की वजह से कौन सी पेंडेमिक हुई थी, स्वाइन पेंडेमिक हुई थी। स्वाइन फ्लू फैला था कब, 2009 के अंदर। कब, 2009 के अंदर। और अगर आपको बता दूँ ये जो रिपोर्ट दी गई है ये किस किस के द्वारा दी गई है, USA और चाइना दोनों के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को बताया है। उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट्स वहाँ पर जारी की हैं। तो उन दोनों की रिपोर्ट्स को स्टडी कर ये बताया गया है कि ये एक नया वायरस H1N1 क्या हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। खतरा ये भी माना जा रहा है कि जल्दी से म्यूटेट होगा। म्यूटेट का मतलब होता है अपने आप को डेवलप कर लेना, जो हाल का वातावरण है उसके अनुसार क्या कर लेना, डेवलप कर लेना। और डेवलप करने से क्या होगा, फिर ये वहीं हम सबको घर के अंदर रोक देगा जैसे कोरोना ने रोक रखा है, समझ गए। तो चलो गाइज चौथे पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो चौथा टॉपिक था, 2 मोर स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। अरे तितली किसको प्यारी नहीं होती, तितली तो बचपन में हमने सबने पकड़ी भी हैं और उनके साथ खेलना ही पसंद है, ठीक है। तो उसकी 2 नई स्पीसीज क्या की गई हैं, ढूंढी गई हैं। किसके, कहाँ पर, लेपिडोप्टेरिस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, प्रदेश के अंदर। तो वहाँ पर इंडिया के अंदर 2 नई स्पीसीज ढूंढी गई हैं। इंडिया के अंदर टोटल कितनी है, 1327 स्पीसीज हैं, जिनमें से 1318 कब तक थी 2015 तक। 1318 कब तक थी, 2015 के। मतलब अब कितनी और हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं, ठीक है। इन 2 स्पीसीज का नाम क्या है, स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक। किसके द्वारा खोजी गई थी, जापानीज एंटोमोलॉजिस्ट थे, कौन से, हेनान प्रोवेंसी ऑफ चाइना की, ठीक है। कहाँ पर मिली थी, हेनान प्रोवेंसी चाइना की, जो एक राज्य है हेनान चाइना का, वहाँ पर किसने खोजी थी, जापानीज एंटोमोलॉजिस्ट ने खोजी थी। और ये लास्टली कहाँ पर मिली है, विजयनगर में। कहाँ पर मिली है, विजयनगर, म्यांमार में मिली है, ठीक है। म्यांमार के पास कोई बॉर्डरिंग है, विजयनगर म्यांमार के लगता हुआ कोई एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर इसको ढूंढा गया है। तो ध्यान रखेंगे, विजयनगर कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, किसके समीप है, म्यांमार के। तो ये हिस्ट्री का भी एक तरह से आपका ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बन जाता है। स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक जो है वो जापानीज एंटोमोलॉजिस्ट ने क्या नाम है, स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक है। दूसरा कौन सी है, एलिसिव प्रिंस नाम की है, जो वियतनाम कनेक्शन है। एज ए वियतनाम एक देश है जिसको इंडिया शायद अभी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने वाला है। देखते हैं वो आगे वाले करंट के अंदर अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इसको कवर अप करके आपको जरूर बताऊंगा। एंड वॉज थॉट टू बी द मोर फैमिलियर ब्लैक प्रिंस फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयज। इसके साथ साथ ही किससे मिलती हुई है, ब्लैक प्रिंस नाम की एक तितली है जो कहाँ पर पाई जाती है, ईस्टर्न हिमालयज के अंदर। ईस्टर्न कौन सी है, पूर्वी मतलब जो असम हो गया और ये अरुणाचल त्रिपुरा इस वाले एरिया को कहा गया है, ठीक है। नामधापा नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। इट वॉज लोकेटेड इन द पेरिफेरी ऑफ नामधापा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर समझ में जाना चाहिए कहाँ पर मिली, फिर से अरुणाचल में मिली। नामधापा नेशनल पार्क कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि दोनों स्पीसीज कहाँ मिली, अरुणाचल प्रदेश में। तो नामधापा नेशनल पार्क भी कहाँ पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। ये बात आपको ध्यान रखें। द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रूथ फॉलोज द ब्रीड स्क्यू विद द असम कील बैक, ए नॉन विनोमस स्नेक
फ्रॉम द जेलिंग एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश आफ्टर 129 ईयर्स। भाई असम के अंदर क्या पाया गया था, कील बैक नाम का एक नॉन विनोमस, मतलब एक बिना जहर वाला सांप पाया गया था। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट है गाइस जो आपको 100% याद रखने हैं। इनके 2 का नाम तो याद रखने हैं, कौन सी 2 पाई गई हैं। यहाँ पर एक नेशनल पार्क का नाम आया है, वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश पर ध्यान रखना। तितली का साइंटिफिक नाम क्या होता है, रोपा लोसिरा, और ये थ्रेटेंड है। IUCN स्टेटस होता है, IUCN आपको पता है। ठीक है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको डिवाइड करता है, एंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट होने वाली है, वेनरेबल है। उसके ऊपर एक पूरा सेशन आपको दिया जाएगा कि वेनरेबल किन्हें कहते हैं, एंडेंजर्ड किन्हें कहते हैं। पर फिलहाल ये समझेंगे कि इनका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, थ्रेटेंड है। क्या है, थ्रेटेंड है। तो ध्यान रखेंगे। टाइगर रिजर्व की यहाँ पर एक बात आती है गाइज, आपको पता है टाइगर रिजर्व किसके तहत बनते हैं। टाइगर रिजर्व 1972 का एक प्रोजेक्ट था, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो 1972 का एक प्रोजेक्ट आया था, टाइगर प्रोजेक्ट, उसके तहत क्या बनाए जाते हैं, टाइगर रिजर्व, बाघ संरक्षण किया जाता है। यहाँ तक आपको ध्यान रखना होगा। रिसेंटली कहाँ से बाघ लेके आए गए थे, अफ्रीका से लेके आए गए हैं। कहाँ से लेके आए गए हैं, अफ्रीका से लेके आए गए हैं। इंडिया के अंदर जो शेर लेके आए गए हैं, हाँ अफ्रीका से लेके आए गए हैं। ठीक है, तो गाइज देखते हैं। सहारनपुर सर्कल को टाइगर रिजर्व में बदलने की बात की गई है। सहारनपुर ऊपर पढ़ाया था, सहारनपुर नमामि गंगे के अंदर, क्लियर। तो जो सहारनपुर है उसको किस में बदलने की बात की गई है, टाइगर रिजर्व के अंदर बदलने की बात की गई है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, द फॉरेस्ट कंसिस्ट द नॉर्दर्न टिप ऑफ द स्टेट लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज कनेक्ट्स 4 स्टेट्स। जो सहारनपुर सर्कल एरिया बनाया जा रहा है, जिसको टाइगर रिजर्व में बनाने की बात की गई है, वो कहाँ पर है, शिवालिक की पहाड़ियों में है। कहाँ पर है, शिवालिक की पहाड़ियों में है। और यूपी का, किसका, उत्तर प्रदेश का नॉर्दर्न टिप है, उत्तरी चोटी है। किस किस से जुड़ती है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये क्या है, 4 स्टेटों के बीच में है, एक तरह से नॉर्दर्न टिप है। और कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। वैसे सहारनपुर एरिया को वैसे यूपी का ही माना जाता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हाल में कॉर्बेट को, ठीक है, जो कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना, कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कॉर्बेट से मोतीचूर रेंज के अंदर राजाजी नेशनल पार्क के अंदर, राजाजी नेशनल पार्क आपको याद होना चाहिए, जो नीलकंठ है उत्तराखंड के अंदर, ऋषिकेश। ठीक है, वहाँ पर जो पार्क है, जो नीलकंठ पर आप चढ़ाई करते हो ना, पैदल चढ़ाई करते हो, तो जब आपका रास्ता स्टार्ट होता है तो राइट पर एक रास्ता निकलता है। जैसे ही वो कच्चा रास्ता चढ़ता है नीलकंठ के लिए, तो राइट पर एक रास्ता जाता है, वहाँ पर लिखा होता है, कभी ध्यान से पढ़ना, वहाँ पे लिखा हुआ राजाजी नेशनल पार्क। वहाँ पर आपका क्या है, राजाजी नेशनल पार्क है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से मोतीचूर रेंज के अंदर, कौन से रेंज के अंदर मौजूद है, वो मोतीचूर रेंज के अंदर है जो राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो अगला आता है द टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं, अमनगढ़ बिंजौर में है, पीलीभीत और दुधवा लखीमपुर खेरी के अंदर है। लखीमपुर खेरी के अंदर, खेड़ी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, खेरी के अंदर क्या है, अमनगढ़, घार किसके अंदर है, बिंजौर के अंदर है। पीलीभीत और दुधवा कहाँ पर है, लखीमपुर खेरी के अंदर है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं है। तो गाइज वैक्सीन लॉन्च हुई है अगस्त 15 को। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काफ़ी बार ये शब्द यूज हो चुका है। तो ICMR जो है उसने कहा है कि 15 अगस्त तक एक वैक्सीन लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, कोवैक्सीन। क्या नाम होगा, कोवैक्सीन होगा। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप की गई है, हैदराबाद बेस्ड जो है भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड, इसका साथ किसने दिया है, ICMR ने दिया है। ठीक है, ICMR ने भी इसका क्या दिया है, साथ दिया है। हैदराबाद बेस्ड है भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड जो है, उसने वैक्सीन बनाई है फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल के लिए। अब इस वैक्सीन को देखो भाई, कोई भी वैक्सीन होती है उसकी 3 तरीके ट्रायल होते हैं, फेज़ 1, 2 और 3, 3 फेज़ में उसके ट्रायल होते हैं। तो 1 और 2 की परमिशन फिलहाल इस वायरस क्या दी गई है, इस वैक्सीन को दी गई है। ये बात मैंने इसलिए नहीं कवर की क्योंकि अगर ये वैक्सीन कामयाब रही तो गाइज 3rd फेज़ के लिए भी अलाउ कर दिया जाएगा, तो वो कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि किस फेज़ के लिए अलाउ किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए बस इतना याद रखना है कि किसने बनाई है, हैदराबाद बेस्ड बायोटेक। द पोटेंशियल वैक्सीन इज इन क्वेश्चन ऑफ SARS-CoV-29। ठीक है, सार्स जो है कोविड-19 है जो उसके स्ट्रेन के लिए ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने क्या किया है, इसमें हेल्प की है। इतना आपको ध्यान रखना है गाइस। तो ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस बार इस 4 दिनों के अंदर साइंस के
मुद्दे चलते रहे। तो गाइज एक सेशन जल्दी ही कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक के अंदर डेली करंट का, मतलब जो वीकली करंट है, बाकी करंट है, उसका भी एक सेशन देना चाहूँगा। ठीक है, तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, प्लीज़ वीडियो पूरी सुन लिया करो। ठीक है गाइज, यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक ज़रूर कर दिया करो। वीडियो अच्छी नहीं लगी या नहीं लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी तो कमेंट ज़रूर किया करो। हाँ, कुछ शिकायतें मुझे आती हैं कि सर आप हंसते नहीं हो, आगे से कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में हंस पाऊँ। तो गाइज़ ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया साइट्स पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब का लिंक है, ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, ये टेलीग्राम का लिंक है और ये यूट्यूब का है जिस पे आप देख सकते हैं, इसे आप शेयर कर सकते हैं। और ये मेरे FB ग्रुप है, ये मेरा FB ग्रुप है जिसके अंदर आप मुझसे आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन मुझसे अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे। इस वीडियो के अंदर इतना ही।